चलिए दोस्तों, आज एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ये कहानी है इंडिगो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11th और 12th की कहानी है, इंग्लिश की कहानी है। और आज इसका पहला सीरीज है। इस सीरीज में हम बात करेंगे कुछ कठिन शब्दों के बारे में, क्योंकि कहानी के साथ साथ थोड़े कठिन शब्दों के बारे में आपको बता दें तो आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। कोई भी जब आप पाठ पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके लिए आवश्यक है कि आप उस पाठ में उसके लेखक के बारे में जानें। इस कहानी के जो अध्याय है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है लुईस फिशर। लुईस फिशर जी 1896 से 1970 तक पृथ्वी पर रहे, अर्थात उनकी जीवनी इतने दिनों की थी। और इसके बाद ये जो लुईस फिशर जी थे, इनका जन्म फिलेडेल्फिया में हुआ था। फिलेडेल्फिया में हुआ था। ये ब्रिटिश आर्मी में वॉलंटियर के रूप में 1918 से 1920 तक रहे, काम किए। इसके बाद फिशर ने एक जर्नलिस्ट अर्थात एक पत्रकार के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। और उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू में काम किया। इसके अलावा यूरोप और एशिया के विविध अखबारों में भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा प्रिंसटाउन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर, फैकल्टी का मतलब होता है संकाय, मेंबर का मतलब होता है सदस्य, संकाय सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। कहा जाता है, टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने यह कहा है कि गांधी जी के ऊपर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है, उन पुस्तकों में सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे अधिक लोकप्रिय यह पुस्तक रही है। अब चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं इस पूरी कहानी की। क्योंकि ये एक नैरेटिव है, अर्थात कहानी कही जा रही है, तो लेखक ने खुद को इस कहानी के बीच में रखते हुए कहानी की शुरुआत की है। देखिए, इन्होंने लिखा है, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, अर्थात 1942 में जब पहली बार फिशर जी गांधी जी से मिलने आए। उनके आश्रम कहाँ है? सेवाग्राम, मध्य भारत में उन गांधी जी का जो आश्रम था सेवाग्राम था। सेवाग्राम में जब मिलने आए तो गांधी जी ने कहा कि मैंने अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात शुरू की थी, तो वह अचानक शुरू हुई। कब हुई? 1917 में हुई। उसके पहले इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो पर कोई विशेष बात नहीं की थी। गांधी जी ने यहां से अपनी कहानी उन्हें बताना शुरू किया। और फिर उसके बाद फिशर जी गांधी जी की कहानी लिखते गए, या कह सकते हैं गांधी जी के नैरेटिव लिखते गए। इन्होंने बताया कि 1916 में दिसंबर का महीना था और गांधी जी एनुअल कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है कि कन्वेंशन है कि सम्मेलन में गए थे। कहाँ गए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में लखनऊ गए थे। और इस सम्मेलन में लगभग 2301 डेलीगेट अर्थात इसमें प्रतिभागी आए थे और काफी विजिटर्स मिलने वाले भी आए थे। यहाँ इस सम्मेलन में ही गांधी जी बताते हैं, सम्मेलन की घटना गांधी जी बताते हैं कि एक किसान गांधी जी से मिलने आए। इस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला गरीब थे, अनपढ़ थे, लेकिन इरादे के पक्के थे, पक्का इरादे वाले थे। उन्होंने बताया कि मैं चंपारण से आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप एक बार हमारे जिले में चलें। गांधी जी ने चंपारण का नाम ही नहीं सुना था। बाद में उन्हें पता चला कि ये हिमालय की तराई में नेपाल के पास, नेपाल की राजधानी के पास एक जिला है जो बिहार का है। पहले क्या थी? कहते हैं अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट, प्राचीन व्यवस्था में क्या थी कि मान लीजिए आप जमींदार हैं, आपके पास जमीन है, तो आप क्या करते हैं, वह जमीन किसी किसान को दे देते हैं। वह किसान क्या करता है, उस पर खेती करता है और उस पर जो भी आय होगी, इनकम जो भी होगी, उसका आधा आपको देता है। कई जगह इसे अधिया कहते हैं, कई जगह इसे बटाई कहते हैं, और जो इस पे काम करता है उसको बटाईदार कहते हैं। तो इसी व्यवस्था, शेयर क्रॉपर अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। शेयर क्रॉपर मतलब इससे बटाई देना। तो जो राजकुमार शुक्ला जी थे, ये एक बटाईदार थे, मतलब किसी जमींदार की जमीन पर काम करते थे। वे यहाँ आए थे गांधी जी से
यह कहने हैं, अर्थात वहां जो बटाईदार थे या जो किसान थे, भारतीय किसान थे, उन पर अत्याचार होता था या उनके साथ काफी अन्याय होता था, उसकी शिकायत करने गांधी जी से आए थे और साथ ही साथ गांधी जी से मिलने भी आए थे। लिखा लिखा हुआ है, somebody had probably said स्पीक टू गांधी, गांधी से बातचीत करने आए। किसी की भी इच्छा होती है बड़े नेता के साथ बात करें। गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई मुझे तो कानपुर जाना है। देखिए इस पुस्तक में कानपुर का स्पेलिंग लिखा है CAWNPURE। अंग्रेजों ने क्या किया था, जब अंग्रेज भारत आए तो भारतीय जो नाम थे, उन्होंने किसी से पूछा भाई कौन सा शहर है, उन्होंने बताया कानपुर। कानपुर कहा तो अंग्रेज के समझ में आया नहीं कि KN, उन्होंने CAWNPURE किया। इस तरह से कई शहरों के नामकरण हुए हैं जो अटपटे लगते हैं, बाद में कानपुर को भारत में KAN लिखा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने कहा भाई मुझे तो कानपुर भी जाना और भी कई जगह जाना, मैं वादा कर चुका हूँ। ये शुक्ला जी जो थे वे भी कहाँ हार माने वाले थे, जहां जहां गांधी गए उनके साथ गए। और अंत में जब गांधी जी अहमदाबाद आश्रम आए, काफी हफ्ता बीत गया इसमें, तो शुक्ला जी गांधी जी के साथ आश्रम में भी आ गए। और आश्रम में जब गांधी जी अकेले हुए तो उनसे मिले और उन्होंने कहा अरे साहब अब तो एक तारीख तय करें, फिक्स डेट, एक तारीख तय करें और आप वहां चलें। उनके इस दृढ़ निश्चय से, शेयर प्रॉपर मतलब होता है बटाईदार के, इस दृढ़ निश्चय, बटाईदार मतलब मिस्टर शुक्ला के दृढ़ निश्चय से गांधी जी काफी प्रभावित हुए। और गांधी जी ने कहा कि मुझे कलकत्ता एक अधिवेशन में जाना है। उन्होंने एक तारीख बताई कि इस तारीख को मैं पहुंच रहा हूँ, तुम वहां आकर के मिलो, वहां मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूंगा। कई महीने बीत गए। शुक्ला जी क्या किए कि जहां गांधी जी को आना था वहां आकर के एकदम जम गए, हाउंचेज बोलते हैं, जम गए। गांधी जी आए और जब गांधी जी आए तो गांधी जी से मिले। गांधी जी ने अधिवेशन खत्म कर लिया, जब खाली हुए तो गांधी जी से मिले और फिर उसके बाद दोनों बोर्ड बोलते हैं, BORDED, बोर्डेड का मतलब ट्रेन में चढ़े। तो दोनों फिर बिहार के पटना के लिए गाड़ी पकड़े। अब पटना से ये लोग चंपारण आए। वहां जाने के बाद शुक्ला जी उनको एक वकील के पास ले गए। उस वकील का नाम था राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम राजेंद्र प्रसाद रहा है और कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। और ये दोनों राजेंद्र प्रसाद वही राजेंद्र प्रसाद वकील हैं जिनके यहाँ शुक्ला जी गांधी जी को लेके गए। वहां जाने पर पता चला कि राजेंद्र प्रसाद गांव में नहीं है। तो शुक्ला जी क्या किए कि वहीं बोले चलो मैं यहीं जमीन पर बैठता हूँ, यहीं नीचे रहूंगा। तो जो वकील था वहां, वकील को पता था कि ये तो शुक्ला गरीब आदमी है, चलो जाओ बैठो नीचे बैठो। उस समय परंपरा थी गरीब आदमी को कुर्सी पे या ऊपर नहीं बैठने दिया जाता था। तो गांधी जी को भी उसने वही सोचा और दोनों बेचारे जमीन पर बैठे रहे। गांधी जी को प्यास लगी, गांधी जी पानी पीना चाहे तो उसने कुएं से पानी भरने से मना कर दिया। बोला भाई तुम पानी छू दोगे, एक बूंद भी छू लिए तो अपवित्र हो जाएगा और अपवित्र हो गया तो किसी के पीने के लायक नहीं रहेगा। उन दिनों अनटचेबल, अनटचेबल छूत छात वाली बात जो है। तो बोला कि भाई ये अछूत हो जाएगा। उसको पता ही नहीं था गांधी जी कौन है, तो इस तरह से उसको मना कर दिया। ये सब बात हुई। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सोचा चलो कुछ और बातें पता करते हैं। तो गांधी जी ने तय किया कि हम मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर क्या है, पटना से जब आप चंपारण आते हैं, उन दिनों की बात है, तो मुजफ्फरपुर हो जाना पड़ता था। तो गांधी जी मुजफ्फरपुर आए ताकि और भी जानकारी जुटा सकें कि शुक्ला जी जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो वहां जाने के लिए चूंकि आज की जैसे ट्रेनें इतनी नहीं थी, तो उन्होंने एक प्रोफेसर JB कृपालानी जी थे। कृपालानी जी ने बहुत काम किया है भारतीय आंदोलन में और इनका आयोग वगैरह में कई जगह नाम था। तो JB कृपालानी जी उस समय आर्ट कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, उनको इन्होंने टेलीग्राम किया। कृपालानी जी से गांधी जी की मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में हुई थी। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, आजकल शांति निकेतन कॉलेज है। तो उनको उन्होंने सूचना दिया। अब जब गांधी जी ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुंचे तो 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि अर्थात आधी रात को पहुंचे। तो वहां देखे कृपालानी जी इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ कई सारे छात्र भी थे। वहां गांधी जी 2 दिन रुके।
किसके यहाँ रुके? प्रोफेसर मलकानी के घर रुके। ये सरकारी स्कूल में प्राध्यापक थे। उस समय सबसे बड़ी बात थी कि सरकारी स्कूल का कोई मुलाजिम, सरकारी स्कूल का कोई शिक्षक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे किसी व्यक्ति को अपने घर में रखता है तो बहुत बड़ी बात थी, और इसके लिए काफी हिम्मत की जरूरत होती है। लिखा है, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उन दिनों तो काफी अलग बात थी, हिम्मत की बात थी। लेकिन उन्होंने रखा 2 दिन, और उसके बाद गांधी जी के प्रति लोगों का प्रेम भी जगा। गांधी जी वहां आए हुए हैं, यह बात लोगों तक फैली, और जब फैली तो लोग मुजफ्फरपुर आने लगे, चंपारण से सीधे मुजफ्फरपुर आने लगे, और वो भी काफी लोग पैदल चले आए, क्योंकि गरीब थे, ट्रेन का किराया कहाँ से लेते, तो पैदल ही आने लगे, या जो भी साधन मिला उससे आने लगे। देखने आए, हु इज माई चैंपियन, CHAMPION, चैंपियन को हम यहाँ मसीहा कहेंगे। वह देखने आए कि कौन ऐसा मसीहा है जो हमारी सहायता के लिए यहाँ आया है। अब जब भीड़ वहां जुटी तो गांधी जी ने क्या किया, वहां जो वकील थे, चूंकि इन किसानों के वकील भी होते थे, तो उन वकीलों से भी मिले। लेकिन वकील भी ऐसे थे, वकीलों ने इनको बताया कि साहब ये मुकदमा लड़ने में इतना इतना खर्चा है। जब वकीलों ने खर्चे की बात कही, अपने फी की बात कही, तो गांधी जी ने उनको काफी धिक्कारा, और गांधी जी ने कहा कि भाई देखो, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं केस लड़ूं और मुकदमा तुम्हारे साथ लड़ूं, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि इनके अंदर से जो डर बैठा उसको हटाएं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। मतलब इन लोगों के लिए न्यायालय की जीत बड़ी बात नहीं रखती, जीत क्या, भय से मुक्त होना बहुत बड़ी बात रखती है। यहाँ क्या था, चंपारण में अरेबल का मतलब होता है कृषि योग्य भूमि, अरेबल लैंड। जो भी अधिकांश कृषि योग्य भूमि थी वो 2 हिस्सों में बटी थी, जिसमें एक तो अंग्रेज थे और दूसरे उनके यहाँ काम करने वाले मजदूर थे या बटाईदार थे। अंग्रेजों ने काफी हिस्सा कब्जा कर रखा था, और उन्होंने एक प्रणाली बांध रखी थी कि जो भी आपकी आय होगी, फसल होगी, उसका 15% तो वो ले लेंगे कि मेरा हिस्सा है, और बाकी उस जमीन की किराए के रूप में ले लेते थे, अर्थात एक भी पैसा नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे। क्योंकि फसल के लिए हो सकता है अंग्रेज थोड़े बहुत पैसे लगाते होंगे, और इस तरह से वो बेचारे मजदूर सिर्फ काम ही करते थे, कुछ पाते नहीं थे। इसी बीच किसानों को या जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक अर्थात कृत्रिम केमिकल से इंडिगो नील बनाना शुरू कर दिया है। अब जब नील कृत्रिम बनने लगा तो खेती की आवश्यकता ही कम हो जाएगी, खेती जब फसल उगेगी पकेगी तब होगा, यहाँ तो आपको समय से पहले ही मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, अब वो उस तरफ बढ़े, और उन्होंने कहा ठीक है भाई, 15% जो तुम हमको किराया देते वो देते रहना। अब यह भी तो 15% काफी था, लेकिन क्या करते, जो भी बटाईदार थे वो राजी हुए, और उन्होंने इसके लिए हस्ताक्षर भी किया, समझौते पे हस्ताक्षर किया। इसके बाद धीरे धीरे उनको भी पता चला कि भाई ये तो अब नील वहां से आने लगा, अब नील हमारी कौन खरीदेगा। जब आप 6 महीने में नील पैदा करेंगे पेड़ से, वह 6 महीने में हर रोज अगर नील बनने लगे सिंथेटिक, तो फिर आपकी कौन खरीदेगा। अब ऐसा हुआ तो बटाईदार भी हैरान थे, उन्होंने कहा भाई हम ये समझौता रद्द करके अपना पैसा वापस चाहते हैं। अब ये उन दोनों के बीच तकरार का कारण बना। इसी बीच गांधी जी चंपारण आए, और गांधी जी जब चंपारण आए तो इस मामले की तह तक जाने का प्रयास किए। सबसे पहले गांधी जी गए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, मतलब जो अंग्रेज जो जमींदार थे उनके उनका एसोसिएशन सबका होता है, तो उनके एसोसिएशन में गए, उनसे मिले, उसके सेक्रेटरी से मिले, सेक्रेटरी मतलब सचिव से मिले। तो सचिव ने कहा भाई आप बाहरी, हम बाहरी से कुछ भी साझा नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा भाई मैं बाहरी नहीं हूं, मैं यहीं का हूं, भारत का ही हूं, तुम बाहरी हो। इसके बाद गांधी जी आए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, क्योंकि जिले को कई प्रखंडों में बांट के रखते हैं। तिरहुत खंड जो था, प्रखंड था चंपारण जिले का, वहां के कमिश्नर से मिलने आए। कमिश्नर भी अंग्रेज, कमिश्नर भी गांधी जी को बुरा भला कहा। बुल्ली का मतलब बुरा भला कहना, आप कह सकते हैं गाली देना। और उसने बुरा भला कहते हुए कहा भाई तत्काल भाग जाओ यहाँ से, नहीं बहुत मारेंगे, इस तरह की बातें होती है ना।
तो उन्होंने कहा मारेंगे नहीं, कहा खुल के, उन्होंने कहा तत्काल आप तिरहुत छोड़कर चली जाइए। पर गांधी जी तो गांधी जी ठहरे, उन्होंने तिरहुत नहीं छोड़ा। गांधी जी आ गए मोतिहारी। मोतिहारी चंपारण की उस समय राजधानी हुआ करती थी। उनके साथ कई वकील भी आए। और जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर काफी लोग आए जिन्होंने गांधी जी का स्वागत किया। उसके बाद गांधी जी एक घर में गए, किसी के घर गए और उसी को उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया और वहीं से सारी जांच करते रहे। जांच के बाद ये रिपोर्ट पता चली, मतलब ये पता चली कि पास के गांव में जो पीजेंट थे, किसान थे, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। गांधी जी वहां जाने का निश्चय किए। और कैसे गए पता है? गांधी जी वहां गए, एक हाथी की पीठ पर बैठ के गए, बैक ऑफ एन एलिफेंट। ये गांधी जी के जीवन की अनोखी बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। गांधी जी हाथी की सवारी से वहां गए थे। लेकिन जब वहां गए तो वहां के पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने अपने मैसेंजर, अपने संदेश वाहक से संदेश भेजा कि भाई तुम यहाँ नहीं आना और वापस चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। गांधी जी को जो संदेश वाहक ने संदेश दिया, चिट्ठी दी, गांधी जी ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन गांधी जी ने उसी चिट्ठी के पीछे लिख दिया, पावती बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं, उस पर लिख दिया कि भाई हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात यहाँ से हो गया। गांधी जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जो करना है कर लो। अब इसके बाद जब गांधी जी ने मना किया तो गांधी जी को कोर्ट का सम्मन आया। सम्मन का मतलब होता है आदेश या बुलावा। कोर्ट में अगले दिन, जैसे आज गए तो अगले दिन उनको कोर्ट में जाने का आदेश आया। पूरी रात गांधी जी सोए नहीं। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राफ किया। टेलीग्राफ उस समय चलता था, हाल ही में 4-5 साल पहले बंद हुआ है। टेलीग्राफ किया और उन्होंने कहा कि भाई बिहार आ जाइए और अपने साथ कुछ प्रभावशाली दोस्तों को भी लेके आइए। उन्होंने अपने आश्रम में भी यह संदेश भेजा और जो भी रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया था उसे वायसराय होते थे उस समय, देश चलाते थे जो अंग्रेजों के प्रतिनिधि, उनको भी संदेश भेजा। अगले दिन मोतिहारी में भीड़ जुट गई, किसानों की भीड़ जुट गई। उनको नहीं पता था कि गांधी जी कौन है और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया। उन्हें बस इतना ही मालूम था कि कोई महात्मा आए हैं। देखिए लिखा हुआ है, दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा वुड वांटेड टू हेल्प देम। मतलब उन्हें सिर्फ इतना ही पता लगा कि एक महात्मा हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो सब वहां इकट्ठा हो गए। अब जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो गांधी जी के सामने जो अथॉरिटी अर्थात सरकार थी, सरकारी लोग थे, वो कमजोर महसूस करने लगे। इसका फल यह हुआ कि जज ने कहा भाई आज फैसला नहीं सुनाऊंगा, दूसरे दिन सुनाऊंगा। अब गांधी जी अड़ गए, बोले नहीं जी आपको आज ही सजा सुनानी है, नहीं तो आप अपनी आज्ञा का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं। अब ये एक और प्रश्न चिन्ह उन्होंने खड़ा कर दिया। अब इससे सरकार और बौखला गई और पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई आप सजा आज ही दीजिए, कल क्यों करेंगे। इसके बाद फिर जो भी अधिकारी थे उन्होंने अपने सीनियर वरिष्ठ लोगों से राय बात किया। राय मशवरा करने के बाद गांधी जी ने उन्हें फिर कहा भाई हमें सजा दो, सजा दो, सजा दो। मैं गलती किया हूं, बात नहीं मानो, सजा दो। कोर्ट को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कोर्ट को उन्होंने कह दिया भाई आपने गलत किया है। तो अब क्या हुआ कि कोर्ट ने कहा कि भाई एक काम करो, जो जज थे उस समय मजिस्ट्रेट कहे जाते थे, मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है 2 घंटे के बाद हम बात करेंगे। 2 घंटे का हम रेस्ट ले रहे हैं, रेस्ट मतलब विराम ले रहे हैं। और तुम क्या करो 120 मिनट के लिए बेल, बेल अर्थात जमानत के लिए आवेदन दो। गांधी जी ने कहा नहीं मैं जमानत के लिए आवेदन नहीं करूंगा। 2 घंटे बाद जब दोबारा न्यायालय बैठी तो न्यायाधीश ने, जज ने कहा कि भाई मैं कोई भी सजा नहीं सुनाऊंगा जब तक मैं सजा नहीं सुनाते हैं, जब तक न्यायालय सजा नहीं सुनाती है तब तक कहा ठीक है तुम रहो जैसे मर्जी रहो। अर्थात गांधी जी को भी रहने की छूट मिल गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मैं बता चुका हूँ, ये शुरुआत थी। अब राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और कई प्रसिद्ध वकील बिहार से आए गांधी जी के गांधी जी का साथ देने के लिए।
गांधी जी ने उनसे कहा कि अगर मान लो मैं जेल चला जाता हूं तो आप लोग क्या करेंगे। उन्होंने कहा अगर आप नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। उनमें जो वरिष्ठ थे, जो सीनियर थे, वकील ने कहा, सीनियर लॉयर रिप्लाइड, देखिए लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपकी राय से मदद मांगने आए हैं, अगर आप ही जेल चले जा रहे हैं तो हमें राय कौन देगा, हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में कौन सहायता करेगा, तो फिर हमें घर वापस जाना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि देखिए ये तो बहुत गलत बात है, मैं बाहर से आपके घर में यहाँ के लोगों के लिए लड़ने आया हूँ और आप यहाँ के होके अपने घर चले जाएंगे। जब गांधी जी ने इस तरह से झिड़की दिया या प्रताड़ित किया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा नहीं, हम लड़ेंगे। और इस तरह से लड़ाई आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद वे भी या फिर जो किसान थे गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार थे। गांधी जी ने क्या किया, एक कागज उठाया, इस तरह से एक पेपर उठाया और उसको कई टुकड़ों में बांटा और सबने लिखा कि आप लोग इस ग्रुप के आधार पर जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, मतलब खुद भी जेल जाना। जेल जाने का आंदोलन का उन्होंने खाका बनाया और फिर उन्होंने काफी दिनों के बाद गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एक प्रोविंस मतलब बिहार प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि आपके खिलाफ जो मामला चल रहा है उसे हम खत्म कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ये जो सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चला, ये बहुत सफल रहा और अपने आप में मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। अब इसके बाद गांधी जी और इनके जो वकील थे, इन्होंने उस पर एक जांच बिठाई और इस जांच में लगभग 10,000 10,000 पीसेंट वेर रिटन डाउन, मतलब 10,000 जो किसान थे उनकी गवाहियां लिखी गई। आप सोच सकते हैं 10,000 लोगों की गवाही कितनी बड़ी हो जाएगी। काफी बड़े डॉक्यूमेंट हो गए, कागजात हो गए, उनको इकट्ठा किया गया और सबको इकट्ठा करने के बाद जून महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट, उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने बुलाया। गांधी जी वहां जाने से पहले दोबारा लीडिंग एसोसिएट से मिले, मतलब उनके जो साथी थे उनसे मिले और सविनय अवज्ञा आंदोलन के खाके पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने कहा अगर मैं वापस नहीं आता हूं तो फिर से ये अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाए। गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 बैठक किया और इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कमीशन, आयोग, इंक्वायरी कमीशन, जांच आयोग बिठाया और जांच आयोग का उद्देश्य था कि ये जो बटाईदार हैं, बटाई वाले जो किसान हैं, इनकी स्थिति की समीक्षा की जाए। और इसके बाद इसमें कौन कौन से लोग थे, लैंडलॉर्ड, जमीन के मालिक थे, सरकारी कार्मिक थे और फिर ये जो किसान थे उनके प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी अकेले थे। गांधी जी शुरुआत में 7 महीने चंपारण में रहे और उसके बाद फिर बीच बीच में आते रहे। इसमें लगभग गांधी जी का 1 साल व्यतीत हुआ। इस 1 साल में उन्होंने चंपारण की दशा सुधारने का प्रयास किया और जो सरकारी जांच हुई थी इसमें माउंटेन, क्रशिंग माउंटेन, मतलब पहाड़ जैसा, काफी पहाड़ जैसा का मतलब काफी साक्ष्य इकट्ठा हुआ। और इसके बाद इसको आपको पता ही है कि इसमें जो निर्णय आया वह भी बहुत बड़ा निर्णय था। इसमें क्या था कि पहली बार उन्होंने सोचा कि इसमें बहुत पैसा लोग मांगेंगे, जितना पैसा दिए वो मांगेंगे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि भाई 50% दे दो, हम मान जाएंगे। उस समय ये जे जेड होज जो थे, ये ब्रिटिश मिशनरी के एक व्यक्ति थे, इन्होंने लिखा कि ही आस्क्ड ओनली 50%, देयर इज सीम्ड एडमेंट। उन लोगों को लगा कि एकदम अड़ियल है, 50% से नीचे मानेंगे नहीं। लेकिन बाद में इन्होंने कहा ठीक है, 25% वो देने के लिए तैयार हुए। गांधी जी ने कहा चलो वही दे दो और मैं किसानों की तरफ से कह रहा हूँ, किसान राजी हो जाएंगे और इस तरह से उन लोगों को पैसे भी वापस मिले, 25% की दर से ही सही। ये 25% बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी कि पहली बार जीत होना, किसानों की जीत होना, और इसमें उनको इज्जत प्रतिष्ठा मिली और अंग्रेजों को अपनी गलती माननी पड़ी।
Therefore, as far as peasants are concerned, the planters had behaved as lord. मतलब जो वहाँ के जमींदार थे उनको लगता था हम ही मालिक हैं, ठीक है। तो उसको उन्होंने तोड़ा, गांधी जी ने उस सोच को तोड़ा, और इस घटना में गांधी जी की बात साबित हुई। और फिर कुछ सालों के बाद, 2 4 5 सालों के बाद, जो भी वहाँ जो जमींदार थे, अंग्रेज थे, वे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, क्योंकि अब उनको लाभ ही नहीं था, तो रहने का मतलब नहीं था। ये सारी जमीनें खेतीहर या फिर किसानों को वापस मिल गई। और इससे क्या हुआ, अब इसके बाद गांधी जी ने वहां क्या देखा कि यहाँ जो कल्चरल एंड सोशल सांस्कृतिक परिदृश्य है, बैकवर्डनेस काफी पिछड़ा है, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो इसके लिए उन्होंने चंपारण में कुछ करने की ठानी, और इसके लिए उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया। शिक्षकों का जब आह्वान किया तो माधव देसाई थे और नरहरि पारिक थे, ये दो युवा थे जो हाल ही में गांधी जी के शिष्य बने थे। ये वहां आए, उनकी पत्नियां आई, इसके बाद ये काम करना शुरू किए। इसके बाद और भी काफी लोग आए, बॉम्बे से आए, पुणे से आए, और देश के अन्य शहरों से आए। उसके बाद उसके साथ साथ ही गांधी जी का छोटा बेटा भी आया। गांधी जी के छोटे बेटे का नाम देवदास था, या शायद आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। देवदास जब आया, बेटा आया, तो उसके साथ गांधी जी की पत्नी भी आई। और प्राइमरी स्कूल यहाँ बनाए गए 6 गांवों में। कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की जो पत्नी थी, उन्होंने आश्रम के नियम लोगों को बताए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, अर्थात साफ सफाई के बारे में उन्होंने बताया। यहाँ देखा कि यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं थी, स्वास्थ्य अच्छे नहीं थे। कारण क्या था? गंदगी के कारण। तो गांधी जी ने एक डॉक्टर का आह्वान किया, और वो डॉक्टर आए, यहाँ 6 महीने तक रहे। इस बीच वहां 3 तरह की दवाइयां ही उपलब्ध थी। कैस्टर बोलते हैं रेड़ी का तेल, क्विनीन था, क्विनीन बोलते हैं, क्विनीन कुनैन की गोली जो कि बुखार में या मलेरिया में दी जाती है, और सल्फर एक मलहम था। किसी के भी जीभ में अगर पपड़ी सी दिखे, जीभ साफ ना करे तो सफेद सी पपड़ी जम जाती है ना, तो उन्हें कैस्टर ऑयल पीने के लिए दिया जाता था। पेट साफ करने के काम आता है कैस्टर ऑयल। और किसी को मलेरिया या बुखार हो तो उसे कुनैन की दवा और साथ में कैस्टर ऑयल दिया जाता था। या और किसी को चमड़े की कोई शिकायत हो तो उसे सल्फर मलहम और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी जी ने एक दिन देखा कि यहाँ की महिलाएं भी बड़ा गंदा कपड़ा पहनती हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई इनसे बात करिए, क्या कारण है। एक महिला उनको अपनी झोपड़ी में ले गई, और उसने बताया, देखिए ना मेरे पास रखने की जगह है, ना अलमारी है, ना बक्सा है, और मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है, तो मैं क्या धोऊंगी और क्या पहनूंगी, जिसके कारण हमारे कपड़े गंदे रहते हैं। चंपारण में काफी दिन तक चूंकि गांधी जी रह गए थे, तो गांधी जी आश्रम पर दूर से ही नजर रखते थे। वो नियमित रूप से मेल जीमेल या ईमेल नहीं, डाक से अर्थात चिट्ठी के माध्यम से आश्रम के फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब जो भी खर्चा होता था उसका लेखा जोखा मानते थे और उसको देखते थे। उन्होंने वहां के रहने वाले रेसिडेंट, मतलब जो आश्रम में रहते थे, उन्होंने कहा कि भाई अब एक काम करो, जो पुरानी लैट्रिन है, पहले लैट्रिन जो बनते थे वो क्या होता था, एक गड्ढा खोद देते थे, उसके बाद घेर देते थे ईंटे से या जैसे भी हो, फिर गड्ढा भर जाता था तो उसको टोप दिया जाता था मिट्टी से। तो गांधी जी ने कहा कि भाई देखो, अब ये जो लैट्रिन है ये भर गया, अब इसको दबा के इसको गड्ढे को बंद कर दो, और एक नए जगह पर फिर लैट्रिन बनाया जाए, नहीं तो इस पुराने लैट्रिन में रोज रोज जाने से अब ये गंदा स्मेल आएगा और बीमारियां फैलेगी। लोगों ने उनकी बात मानी। अब चूंकि अंत में फिर यही सारांश दिया गया है कि द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इज गांधी जी लाइफ। चंपारण की यह घटना गांधी जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है नया रास्ता दिखाया, या फिर उनके जीवन का एक नया प्रयास था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, मैंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैंने जो किया बहुत मामूली चीज थी, लेकिन मैंने यह डिक्लेयर किया, घोषणा की, क्या किया कि ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट माई इन माई ओन कंट्री, अर्थात अंग्रेज मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे सकते, ये मेरा देश है, मैं अंग्रेजों से आदेश नहीं दूंगा। और यहीं से चंपारण
सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चंपारण का इतिहास में भी बड़ा नाम है और गांधी जी के जीवन में भी बड़ा नाम है। वहाँ गरीबों की सेवा के लिए आए थे और साथ में गांधी जी बहुत कुछ सीख के गए। शुरुआत में क्या हुआ था कि चंपारण में चार्ल्स फ्रीर एंड्रयू थे, अंग्रेज थे। ये काफी प्रभावित हुए थे गांधी जी से। इन्होंने कहा, इनकी तैनाती फिजी आइलैंड में हुई, तो ये फिजी जाने से पहले गांधी जी से मिले और गांधी जी से इन्होंने कहा कि मैं फिजी नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं आपके यहाँ रुक कर और आपका साथ दूं। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये हमें, ये हमारे आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, मतलब आप आत्मनिर्भरता की बात है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। अगर कोई अंग्रेज हमारे साथ लड़ता है तो ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाएगी कि हम अंग्रेज की बैसाखी बना करके लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा गया, यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रू बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad ने कहा, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson of self-reliance. आत्मनिर्भरता का पाठ गांधी जी ने सिखाया। Self-reliance, Indian independence and help to share proper well, all bound together. अर्थात गांधी जी ने आत्मनिर्भरता सिखाया। उन्होंने जो यहाँ जो किसान थे या फिर जो बटाईदार थे, उनके लिए जो लड़ाई लड़ी, और जो बात यहीं से कह सकते हैं कि गांधी जी का आजादी का सफर, आजादी का आंदोलन प्रारंभ में बहुत बड़ी बात थी। ये हुई आज की पूरी बात, इस कहानी की पूरी बात। लेकिन इसमें अगर अब आप किताब लेके बैठे तो जो कठिन शब्द हैं, कठिन शब्द नोट करें और नोट करके उसका अर्थ जरूर लिखें। आशा है आज का यह सत्र आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और आप अपनी कहानियां साझा करें। भविष्य में हम फिर इस तरह की कहानियों पर चर्चा करेंगे। अगले सत्र में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद।